मैं रोशन गिरी। हम लोग आज क्लास 7 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हमारा बीपीएससी का जो भी सिलेबस है वो धीरे धीरे लगभग कवर होते जा रहा है। ठीक है, और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और पावर मिल सके, मैं और अच्छा कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा पृथ्वी के अंदर। हमारा पृथ्वी के अंदर में इस चैप्टर में ये है कि आखिर हमारा पृथ्वी जो है वो किस तरीके से बना हुआ है और इसका आंतरिक भाग। ठीक है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कैसे हमारे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो मौजूद है और किस तरीके से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से मौसम, हर एक मौसम आपको जो है पृथ्वी पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग लाइन बाय लाइन करके हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? ठीक है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि पृथ्वी जिस तरीके से बाहर घूमते रहती है, ठीक है, उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट देखने को मिलता है और उसी वजह से भूकंप आता है। ठीक है, और उसी वजह से पहले जो यूरेशिया प्लेट था, यूरेशियन यानी यूरोप और आपका एशिया मिलकर के जो लैंड था वो अंदर के ही कुछ मूवमेंट से अलग अलग हुआ। ठीक है, और आज भी आप देख रहे होंगे कि इजिप्ट में कुछ ऐसी जगह है जहां धीरे धीरे करके वो उसमें दरार होते जा रही है और वो धीरे धीरे एक दूसरे से जो ज़मीन है वो अलग होते जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अंदर में भी मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, और भूकंप भी आते रहती है। और आप जानते ही हैं कि बाहर तो मूवमेंट हमेशा करता ही रहता है। अगर बाहर मूवमेंट ना हो तो दिन और रात होगी ही नहीं। इसलिए ये यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी अंदर भी और बाहर भी निरंतर तरीके से क्या कर रही है, आपका मूवमेंट कर रही है, गतिशील हो रही है। पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। जैसे पृथ्वी क्या है कि जिस तरीके से आप देखते होगे, प्याज आप छिलते होगे तो आपको बहुत सारा कवर हटाना पड़ता होगा, बहुत सारा लेयर हटाना पड़ता होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर और एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा लगभग, मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे क्या है कि आप, ये रहा हमारा समुद्र का लेयर। ठीक है, ये रहा समुद्री लेयर और ये रहा पर्वतों का लेयर। ठीक है, अब फिर से देखो इसको। ठीक है, फिर से देखो, ये रहा आपका समुद्र का लेयर और ये रहा आपका पर्वतों का लेयर। ठीक है, तो जहाँ ये मान लिया कि आपका जब समुद्री सतह है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के 35 किलोमीटर तक, लगभग 35 किलोमीटर तक जो है वो क्या है कि प्रॉपर्टी कहा जाता है। और ये अगर मान लिया समुद्र सतह है, समुद्र सतह से मात्र 5 किलोमीटर ही जो है वो पृथ्वी का प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। सिलिका और एल्युमिनियम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है पृथ्वी के प्रॉपर्टी में। इसलिए इसे Cl या फिर जैसे Cl का मतलब क्या है, सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है।
और सीमे कहने का मतलब क्या है, सी से सिलिका और मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये सीमे कहने का मतलब क्या है, जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो स्थल भाग है, उस स्थल भाग का जो परत है, ठीक है, वहाँ से लेकर 35 किलोमीटर जो है वो किससे बना हुआ है, सीएल से, ठीक है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से। लेकिन ये पर्वतों का पर्वत जो हो गया, और पर्वत से लेकर के ये यहाँ इनके पर्वत के स्थल सतह से 35 किलोमीटर और समुद्र से आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, ये पपटी कहलाता है। ठीक है, लेकिन समुद्र के जो जो आपका पर्वत हो गया, उसमें जो लेयर मिलेगा आपका पपटी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको सीमे यानी मैग्नीशियम और सिलिका देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो स्थल भाग हो गया, समुद्री भाग हो गया, उसमें आपको सीएल जो है आपको देखने को मिलेगा। पपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, पपटी के नीचे यानी 35 किलोमीटर समुद्री सतह से 5 किलोमीटर नीचे, और उससे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है कौन, तो वो फैला है सबसे आंतरिक परत इसका क्रोड। ठीक है, क्रोड हो गया सबसे आंतरिक परत। ठीक है, आप देख रहे हो आंतरिक परत क्रोड हो गया। ठीक है, बाहरी परत हो गया, फिर सीमा हो गया, कोड मेंटल हो गया, मेंटल हो गया, स्थल मंडल हो गया, पपटी हो गया। तो सिर्फ अभी हम लोग पपटी के बारे में जान रहे हैं। अब पपटी से 35 किलोमीटर यानी सतह से 35 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर जो है उसको क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे यानी निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान दाब काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे अंदर की तरफ क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है, अंदर की तरफ बहुत सारे जो हैं बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं, और वो हमेशा मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में मौजूद हैं। ठीक है, और उन्हीं के मूवमेंट की वजह से आपको कभी कभी जो है भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह लगभग क्या है 3500 किलोमीटर है, और यह निकल एवं लोहे की बनी है, जिसे निफे के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं निफे की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि निकल और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, और इन्हीं की वजह से पृथ्वी के पास थोड़ा सा जो है वो चुंबकत्व अफेक्ट भी मौजूद है। ठीक है, शैल एवं खनिज, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन हो गया, क्रोड हो गया, और सबसे कम कौन हो गया, तो आपका प्रॉपर्टी, और उससे कम हुआ कौन, तो 15% क्रोड, जो 2900 किलोमीटर तक पहुंचा है। ठीक है, शैल एवं खनिज, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकार के पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, शैल विभिन्न रंग के, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय यानी इग्नियस शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदीय शैल और बाहरी भेदीय शैल। अंतर्भेदी शैल और बाहरी भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। तब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शैल को बाहरी भेदी यानी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। ठीक है, दक्कन पठार आप समझ रहे हैं कहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका क्या भारत। ठीक है, और ये रहा, मैं फिर से दिखाता हूँ मम्मी। ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र वाला, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, और कुछ थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी एरिया। ठीक है,
और आपका नीचे केरल का कुछ एरिया, ये सब जो है आपका दक्कन पठार आता है। ये दक्कन पठार क्या है कि मैग्मा से आग्नेय शेल से बना हुआ है। और आग्नेय शेल के बारे में आप जानते ही हैं, अभी बताया हूँ कि जब निफे यानी निकेल और लोहा मोल्टेन स्टेट में जो मौजूद रहती है पृथ्वी के नीचे, वो जब धरती के सतह को फाड़ करके जब निकल जाती है तो उससे जो परत बनती है, ठीक है, तो वो परत जो है वो दक्कन पठार मतलब विशाल चट्टानों से बनी होती है, बन जाती विशाल चट्टान कहलाती है। और यही इसी से हमारा दक्कन पठार जो है बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। कई लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एक एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार सेलों के अवसादी सेल कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए अवसादी सेल समझ में आया? अग्नेय सेल अलग हो गया और अवसादी सेल क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है ना ऐसे ही सेल का उदाहरण होता है। और वही ग्रेनाइट जो है कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में टूट टाट करके अलग हो जाता है। अलग होने के बाद अब हवा से या फिर ढुलकते ढुलकते, ठीक है, वो क्या होता है कि जल के बहाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद क्या होता है कि अब अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाता है। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब क्या, अपसादी सेल से आप क्या बना लीजिए, कायांतरित अपसादी सेल, आग्नेय सेल से अपसादी सेल बन गया और अपसादी सेल से आपका कायांतरित सेल भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ठीक है, चिपट्टी, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी के ये सब देख लीजिए, पढ़ने वाली चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। मतलब देखिए, अब सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है, कि ये मैग्मा रहा। मैग्मा से निकला मैग्मा जब वो बाहर निकलती है, धरती की सतह से बाहर निकलती है, तो वो हवा से, ठंडी हवाओं से मिल करके वह आग्नेय सेल बन जाती है। ठीक है, और आग्नेय सेल बनने के बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ में बट जाता है, तब वो अवसाद कहलाता है। और अवसाद जो है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके क्या होता है कि चला जाता है हवा से या फिर पानी के बहाव से, तो वो अवसादी सेल बन जाता है। अवसादी सेल फिर जो है वो आगे चलकर कायांतरित सेल बन जाता है। और कायांतरित सेल ऐसे भी हैं जहाँ जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, जो पहले उनमें डेड हो गई होंगी और वो भी उनके साथ में दब गई होंगी और वो भी एक तरीके का सेल जो है के रूप में हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कायांतरित सेल भी मैग्मा बन सकता है। अगर कायांतरित सेल को उस तरीके से प्रेशर दिया जाए, उस तरीके से टेम्परेचर दिया जाए तो वो मैग्मा फिर से बन सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि मैग्मा तो धरती के अंदर ही बनती है, तो उस तरीके का प्रेशर और उस तरीके से टेम्परेचर, उस तरीके का जो है इन्वायरमेंट मिलता है, तब जा करके वो मैग्मा बन जाती है। उस तरीके से कायांतरित सेल को भी अगर मिले इन्वायरमेंट, उतना टेम्परेचर, उतना हर चीज़, तो वो भी क्या बन सकता है, कायांतरित सेल जो है वो बन सकता है, या फिर आग्नेय सेल बन सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा
बन जाता है, या द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय शैल में प्रभावित हो जाता है। ठीक है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक से भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है। तो ये चैप्टर रहा आपका ख़त्म, और अब अगला चैप्टर हम अगले दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, बाय।